हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर और ये है अनसॉल्व्ड की सीरीज। आज से हम लोग अनसॉल्व्ड की सीरीज की स्टार्टिंग कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे 2024 का सेट नंबर पहला, जिसका पेपर कोड जरूर याद रखिएगा। पेपर कोड है 824 आईजे। सभी बच्चों ने अनसॉल्व्ड खरीद ली होगी। हो सकता है सेट नंबर पहले में ये पेपर कोड ना मैच कर रहा हो, तो पेपर कोड से खोलना। पेपर कोड रहेगा आईजे। 2024 का पेपर कोड आईजे है, उसी को आप ओपन कर लेंगे। आज हम इसका सॉल्यूशन देंगे। और एक बात बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी बच्चे जुड़ जाएं। रोज रात को 8 बजे हम लाइव आ जाते हैं, तो लाइव क्लासेस रहेंगी 8 बजे। सभी बच्चे आ जाया करिए। और यहां पर हम क्या करने वाले हैं, अभी हम एमसीक्यू की सीरीज लेकर आए हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का अभी 70% कोर्स ही कंप्लीट होगा। तो अभी हम पूरी अनसॉल्व्ड का सॉल्यूशन नहीं दे सकते, क्योंकि आपको खुद ही नहीं आएगा कि यार ये कहां से आ रहा है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। लेकिन जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, उनको समझाया जा सकता है। सभी बच्चे इस सीरीज के साथ जुड़ जाएं, ताकि जो रिवीजन है ना, जैसे अब हम आज हम 2024 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है पूरी की पूरी साइंस से क्वेश्चन बने होंगे, तो आपके हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ चलूंगा, क्योंकि आपको पता है कि आप सोल्यूशन तो आप भी देख सकते हैं, टिक तो आप भी कर सकते हैं कि पहले का ए नंबर, पहले का बी नंबर। मैं आपको सबका क्या बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। पहली बात बेटा, यहां पर दर्पण की बात कर रहा है, और वो भी किसकी, उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में बेटा टोटल कितनी इमेज बनती हैं, टोटल 2 इमेज बनती हैं। हाँ, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि क्वालिटी नहीं आ रही बेटा, तो क्वालिटी के लिए एक काम करिए। देखो, जो ये स्लाइड बनाई गई हैं वो 360 के लिए बनाई गई। 360 में अपनी क्वालिटी कर लीजिए, तो आपको ये क्वालिटी आपको अच्छी तरीके से दिखाई देने लगेगी, इमेज वगैरह दिखाई देने लगेंगी। ओके, ठीक है, चलो आ जाओ। तो उत्तल दर्पण में आपको पता है 2 इमेज बनती हैं, और दोनों इमेज जो बनती हैं एफ और पी के बीच में बनती हैं। एफ और पी के बीच में बनती हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्रुव और फोकस के बीच बनेगी। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी में कंफ्यूज होंगे। बेटा ऑप्शन नंबर डी इसलिए गलत है कि अगर ये क्वेश्चन अवतल दर्पण के लिए होता, किसके लिए होता, अगर ये क्वेश्चन अवतल दर्पण के लिए होता, तो बच्चा फिर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता, डी। क्योंकि अवतल दर्पण में टोटल 6 प्रतिबिंब बनते हैं, और 6 प्रतिबिंब की स्थिति इस बात पे डिपेंड करती है कि वस्तु कहां पे रखी हुई है। और यहां पर तो वस्तु केवल 2 ही जगह रखी होती है, और दोनों जगह में प्रतिबिंब जो बनता है ध्रुव और फोकस के बीच बन जाता है। आपने इमेज फॉर्मेशन देखी होगी, तो आपको पता होगा। इस तरह से ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो, सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया था, बहुत सारे बच्चों ने लगाया डी। डी आपका गलत है बेटा, इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो अभिलंब से दूर हटती हैं। तो वो बताओ क्या है, पहला माध्यम क्या है और दूसरा माध्यम क्या है। आपको पता है, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि जब एक लड़का है, तो एक लड़का भीड़ में भग रहा है, और जैसे भीड़ में भगते भगते वो खुले मैदान में आया, तो खुले मैदान में अचानक से उसकी स्पीड तेज होगी, तो वो दूर जाता हुआ दिखेगा। यानी पहले वो भीड़ में था और बाद में वो किसमें है, बताओ। पहले वो किसमें था, पहले वो भीड़ में था, पहले वो भीड़ में था, और बाद में वो किसमें आ गया, सरल माध्यम में आ गया। तो आप सभी को पता होगा बेटा, आप सभी को पता होगा कि भीड़ वाला माध्यम कौन सा होता है, जल्दी से बता दो। भीड़ वाला माध्यम कौन सा होता है, सघन माध्यम होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएंगी, तो आपको पता है कि विरल माध्यम में आएंगी, तो जो स्पीड है वो अचानक से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ेगी तो वो अभिलंब से दूर जाता हुआ दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती हैं, तो वो अभिलंब से दूर जाती हुई दिखती हैं। क्या ये चीजें क्लियर हैं क्या। हाँ, इस क्वेश्चन को सभी बच्चों ने सही किया था। सही, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आप इस क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। और ये दूसरा क्वेश्चन लाइट चैप्टर से था। आपको ये भी पता चलता जाएगा कि किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है। आइए बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की, क्योंकि जल्दी से हमें इसका सोल्यूशन देना, लेट नहीं लगाना है। बच्चों को रात हो रही है, सोना भी है, खाना भी है। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन बेटा एक तरीके का न्यूमेरिकल है, और जरा ध्यान से देखो, फिर से लाइट से है, और 4 नंबर क्वेश्चन भी लाइट यानी ह्यूमन आईज से है। अब आपको एक चीज पता चल गई होगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट वाला चैप्टर। मैक्सिमम क्वेश्चन तो लाइट वाले चैप्टर से ही पूछ लिए जाते हैं, इसलिए बढ़िया तरीके से लाइट को पढ़ो। अगर नहीं पढ़ा बेटा, तो टॉपिक वाइज लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहां से आप पूरे कंप्लीट लेक्चर्स देख सकते हैं, या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। एक उत्तल लेंस, सबसे पहले आपको उत्तल लेंस को क्या कर लेना है, लाइव बना लेना कि भैया उत्तल लेंस की यहां पे बात हो रही है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15
सेंटीमीटर है तथा 30 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है, पहले तो आपको u निकालना पड़ेगा यहां पर। तो u निकालने के लिए आपको पता है कि f जो होगा वो पॉजिटिव होगा। f पॉजिटिव किस लिए होगा बच्चों, जल्दी से बता दो, क्योंकि उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैं कर दूंगा 15 सेंटीमीटर। और यहां पर v कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है बेटा, 30 सेंटीमीटर यहां पर v दिया हुआ है। और आपको u निकालना है। आपको क्या निकालना है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा यानी कि u दिया है बेटा। अगर वस्तु दिया हुआ है तो यहां पर u दिया हुआ है तो ये माइनस में हो जाएगा। u हमेशा माइनस में होता है। और v निकालना है। v यहां पर क्या करना है बेटा, v फाइंड करना है। आपने फार्मूला लगाया 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का आपने फार्मूला लगा दिया। यहां पर हो गया 1/15 इक्वल टू 1/v माइनस 1/-30। ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। 30 को इस तरफ ले आओ। तो जब आप 30 को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/15 माइनस 1/30। इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा 30। और एलसीएम 30 आ गया तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1। तो यहां पर क्या हो गया, 1/30 हो गया। ये 1/v इक्वल टू 1/30 आ गया। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो v इक्वल टू 30 आ गया। तो पहले देखो 30 किसमें है, तो देखो 30 इसमें है, इसमें, लेकिन इसमें 15 और 15 है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी और डी तो ऐसे गलत हो गया, क्योंकि है ही नहीं भाई अपने पास ये। तो बात करते हैं पहले और दूसरे की। तो 30 और 30 अगर इसमें देखें तो 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का बनेगा। बेटा वस्तु की ओर नहीं बनेगा, पहली बात तो। जो वस्तु की ओर कैसे बनेगा, वस्तु से उल्टा बन रहा है तो वस्तु के अपोजिट बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की दूसरी ओर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पर कंफ्यूजन बच्चों को होता है। वस्तु की ओर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जैसे मान लो अगर ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस है तो ऊपर वस्तु रखी है तो बेटा नीचे प्रतिबिंब बनेगा ना। अरे उल्टा बन रहा है तो नीचे बनेगा भाई, सीधा बनता तो ऊपर बनता। उल्टा बन रहा है, जब यहां पर उल्टा लिखा हुआ है तो बताओ कैसे बन जाएगा, उल्टा बनेगा तो वस्तु की दूसरी ओर बनेगा ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 4 क्वेश्चन की बात करते हैं। जब प्रकाश की किरणों को, यानी जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो निर्गत प्रकाश आधार से दूरस्थ। अब देखो इसका मतलब तुम नहीं समझ पाओगे कि आधार से दूरस्थ का मतलब क्या है, और वहां पर गलत सलत छाप के चले आओगे बेटा। तो इसका मतलब समझो पहले, सबसे पहले इसका मतलब समझ लो बेटा। ये मैंने क्या बना दिया है, ये मैंने एक प्रिज्म बना दिया। देखो ये मैंने एक प्रिज्म बना दिया, और प्रिज्म से जब मैं व्हाइट लाइट गुजारूंगा बेटा, जब मैं प्रिज्म से व्हाइट लाइट गुजारूंगा तो आपको पता है कि ये विबग्योर में टूट जाता है। नीचे वी यानी बैगनी कलर, ऊपर आर रहता है यानी लाल कलर रहता है। क्वेश्चन में पूछा है कि आधार से दूरस्थ, यानी कि आधार से दूर की तरफ। यदि आधार इसका क्या हो गया बेटा, v तो इसका आधार हो गया ना, v तो इसका आधार हो गया। और आधार से दूरस्थ की बात कर रहा है तो लाल वाला जाएगा, लाल वाला। हाँ बेटा, एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर ये क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन थी, मैं तो मान के चल रहा था कि बैगनी होगा। बेटा बैगनी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि आधार से दूरस्थ का मतलब आपको समझना है। सबसे पहले मैं यही समझाने आपको आया हूं। और देखो हर एक कॉन्सेप्ट को मैं बता रहा हूं। आपने देखा कि कैसे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया, आपने देखा कि प्रिज्म कैसे टूटता है विबग्योर में। तो ये कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन होता रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं सभी अपने दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर दें कि सर हमारे अनसॉल्व्ड का सोल्यूशन दे रहे हैं। सभी लोग जल्दी से आए और अनसॉल्व्ड का सोल्यूशन देखें, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो यहीं से आएंगे। और अनसॉल्व्ड से हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं सभी बच्चों को कहता हूं कि अनसॉल्व्ड जरूर सॉल्व करके जाएं, लेकिन मैं खुद सॉल्व करवा रहा हूं, आपको परेशानी नहीं लेनी है। आ जाओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हैं, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एम्पियर सेकंड किसका बच्चा मात्रक होता है। तो आ जाओ, मात्रक निकालना सर ने सिखाया था। तो एम्पियर को हम इंडिकेट करते हैं ए से, सेकंड को हम इंडिकेट करते हैं एस से। एम्पियर का मतलब होता है आई से, सेकंड का मतलब होता है टी से। और एक फार्मूला हमने पढ़ा है क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है बच्चा। तो क्यू इक्वल टू अगर आई टी होता है तो बताओ क्यू को किससे इंडिकेट करते हैं। अरे भैया क्यू आवेश होता है बच्चों। क्यू क्या होता है, क्यू आवेश होता है। तो आवेश इसका सही हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं। देखो कॉन्सेप्ट रिवीजन हो गया कि नहीं, कि क्यू इक्वल टू आई टी होता है। ऐसे हम
लोग क्वेश्चन करेंगे, मजेदार तरीके से करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी होता रहे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और बच्चा मैंने ऑफलाइन में जब पढ़ाया था ना, तो मैंने कहा था एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, सभी बच्चों को मैंने ये क्वेश्चन करवाया भी था और कहा था कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सेल में R1 और R2 हैं और ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि इनमें धाराएं I1 और I2 हो तो H1 और H2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए H का आपने फार्मूला पढ़ा, क्या फार्मूला पढ़ा? फार्मूला क्या होता है कि H का फार्मूला होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर RT। देखो रिवीजन हो गया कि नहीं, आई स्क्वायर RT। लेकिन H1 और H2 पूछा तो दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, इसको N1 मान लो, इसको भी 1 मान लो, इसको भी 1 मान लो, एक और बना लो, यहां पर H2 बना लो और यहां पर लिखो आई स्क्वायर टू R2T। अब देखो इस इक्वेशन में क्या कट रहा है, तो कटने के लिए तो क्या कट गया, T कट गया और T कट गया, तो बचा क्या, आई स्क्वायर R1 बच गया। अब देखो ओम्स के लॉ से, ओम कहते हैं I इक्वल टू होता है V अपॉन R। आई इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। अब देखो यहां पर दो आई हैं तो दोनों कंडीशन अलग अलग लिख दो। कैसे लिखेंगे सर, आ जाओ मैं बताता हूं कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। देखो ये हो गया H1, ये हो गया H2, क्या दिख रहा है क्या, अरे बच्चा 360 में कर लो, दिखने लगेगा भैया, 360 में कर लो, 360 में कर लो, दिखेगा। ठीक है चलो आ जाओ बात करते हैं आगे। तो I1 क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन, इसको थोड़ा सा ऊपर से लिखता हूं मैं, V स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा R1, और यहां पे क्या हो जाएगा, V स्क्वायर R2 का स्क्वायर इंटू R2 हो जाएगा। अब देखो क्या कट रहा है, जल्दी से देख लो क्या कट रहा है, इस स्क्वायर से इस R2 को काट दो, इस स्क्वायर से इस R1 को काट दो, इस V2 से इस V2 को काट दो, यानी V स्क्वायर को V स्क्वायर से काट दो, तो बचा क्या बेटा, यहां पर जो आपके सामने बचा वो बचा H1 इक्वल टू 1 अपॉन R1, और यहां पर H2 वाला अपॉन जो बचा 1 अपॉन R2 बचा, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा, तो हो जाएगा R2 अपॉन R1। बच्चों इस पर ध्यान दो, बच्चों इस पर ध्यान दो, R2 अपॉन R1 हो जाएगा। बच्चा देखो किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट ड्रॉप करो, जैसे सीरीज खत्म, मतलब आज का लेक्चर खत्म होगा मैं सबका रिप्लाई करूंगा बेटा, हमें जल्दी से सोल्यूशन देना है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी सॉल्व करके बैठे हुए टिक कर रहे हैं, वो केवल रिवाइजन कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, टाइम लेंदी हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं केवल कमेंट ड्रॉप करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जहां से समझ में नहीं आ रहा कमेंट करो, मैं उसका आंसर दूंगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ओके ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर। कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर, क्योंकि ए क्या है, H1 अपॉन H2 इक्वल टू R2 अपॉन R1 है। सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये चैप्टर आपने पढ़ा भी नहीं होगा अभी तक, क्योंकि ये मैग्नेटिज्म का चैप्टर है। किसका चैप्टर है बेटा, ये मैग्नेटिज्म का चैप्टर हो जाता है, तो इस क्वेश्चन को अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। देखो यहां पर पूछा गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए, तो पहले आपको फार्मूला आना चाहिए। आपने एक फार्मूला पढ़ाया जाएगा, आपको एक फार्मूला पढ़ाया जाएगा कि F इक्वल टू होता है BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा। अब एक चीज याद रखो, यहां पर साइन थीटा क्या है, साइन थीटा कांस्टेंट है, यानी साइन थीटा को हटा दो, साइन थीटा की वैल्यू ही न लो क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो हो गया यहां पर F इक्वल टू क्या, BIL हो गया, और B यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो मैं लिख सकता हूं, यहां पर लिख सकता हूं B इक्वल टू F अपॉन IL, B इक्वल टू F अपॉन IL। ये फार्मूला क्रिएट हो गया। अब देखो यहां से इसका यूनिट निकालो, F की यूनिट होती है न्यूटन, आई की यूनिट होती है क्या, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और एल की यूनिट होती है मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर देखो कहां पे है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, जल्दी से देखो कहां पे है, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर बी नंबर में है, बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। रिवीजन मैंने आपको करवा दिया, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। बताओ ये चीजें क्लियर हैं क्या? हाँ, ये 7 क्वेश्चन तो फिजिक्स से पूछे गए जो कि उपभाग फर्स्ट था। अब हम उपभाग सेकंड में आ गए हैं, और उपभाग सेकंड बेटा किसका है, केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रसायन विज्ञान वाले ज्यादातर क्वेश्चन याद होने चाहिए, इनमें कॉन्सेप्ट कम होता है और याद करने वाली बातें ज्यादा होती हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया, मेथेन का सूत्र बता दो। मेथेन का फार्मूला सभी को पता होगा कि मेथेन को हम लिखते हैं CH4 से, यानी एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हों, तो बी नंबर ऑप्शन देखो डायरेक्ट टिक कर दोगे, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो मेथेन का फार्मूला हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, और संरचना भी आपके सामने है। क्या ये क्लियर हो गया क्या? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हाँ बच्चों,
आप कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, आपको आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमें भी इसको सॉल्यूशन देना है, आपको जल्दी जल्दी देंगे, सभी बच्चे समझेंगे और चीजों को बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखेंगे। ओके ठीक है, क्वेश्चन 10 और 11 की बात करते हैं। वाला है 10 और 11 देख लेते हैं, फिर 9 देख लेते हैं। चलो आ जाओ 10 की बात करते हैं। लेड नाइट्रेट, बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, बहुत बार रिपीट होता हुआ देखा गया है क्वेश्चन। मैंने क्लासरूम में जब पढ़ाया तो मैंने हर बार कहा बच्चों से, बेटा लेड नाइट्रेट याद कर लेना, याद कर लेना, याद कर लेना, और जब जब मैंने टेस्ट दिया है इसका फार्मूला जरूर दिया है, तो सब बच्चों को याद होगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस होता है लेड नाइट्रेट का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है शुद्ध जल का पीएच कितना होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। उदासीन का पीएच 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी कौन है। समजातीय मतलब जो समान हो, जो समान तरीके की दिखे। कैसे? आ जाओ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि C2H4, मतलब पहले क्वेश्चन नहीं, पहले ऑप्शन में पूछा गया कि C2H4 है और CH4 है, क्या ये समान है क्या? आ जाओ C2H4 यानी दो कार्बन है और H4 है यानी 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन यहां पे लगा दो, 4 हाइड्रोजन यहां पे लगा दो, 2 इसके साथ और 2 इसके साथ लगा दिया। लेकिन आपको पता है कि एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। क्या यहां पर 4 हुए हैं क्या बेटा? 3 हुए हैं। गिन लो, यहां पर गिनो एक बार, यहां पर 3 ही हुए हैं टोटल। कितने हुए हैं? 3 हुए हैं। तो यानी यहां पर एक बॉन्ड आपको और लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर एक बॉन्ड और लगा दो। ये देखो डबल बॉन्डिंग हो गई, तो यहां पर डबल बॉन्डिंग हो गई। अगला इसी में था CH4, तो CH4 को कैसे बनाते हो बताओ? CH4 को आप बनाते हैं, अभी अभी आपने बनाया था, C लगा दो और 4 हाइड्रोजन लगा दो, तो CH4 हो गया। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों समान है क्या? क्या ये दोनों समान है क्या? देखो इसमें सभी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड आ गया बेटा, तो समान कैसे हो जाएंगे? नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ जरा ध्यान से देखो। ऑप्शन नंबर बी में पहला ऑप्शन है CH4, CH4 की संरचना आपके सामने है। दूसरा ऑप्शन इसमें है C2H6। चलो आओ जाओ बना के देख लेते हैं। ये हमने C बना लिया, ये हमने C बना लिया। कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है, तो 3 इसके साथ लगा दो, 3 इसके साथ लगा दो और 3 इसके साथ लगा दो। बॉन्ड गिन लो, क्या एक के साथ 4 हो गए क्या? एक के साथ 4 हो गए क्या? जरा ध्यान से देखो बच्चों, तो देखो एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड है, यहां पर देख लो, चाहे गिन लो, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए। मतलब ये भी सिंगल, ये भी सिंगल सिंगल, तो ये समजातीय हो गए, समान हो गए। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें बेटा देखो पहले नंबर में C2H6 है, लेकिन दूसरे नंबर में OH लगा हुआ है जो कि एल्कोहल है। आपको पता है ये तो अलग हो गए, एक में एल्कोहल एक में एल्कोहल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, समझाती नहीं हो गया। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, और जब 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन हो तो कितने की बॉन्डिंग होती है कार्बन और कार्बन के बीच में? डबल की बॉन्डिंग होती है। और यहां पर 2 कार्बन के साथ 2 ही हाइड्रोजन है, तो कितने की बॉन्डिंग होती है? ट्रिपल की बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये भी बेटा गलत हो जाएगा, एक में 2 है एक में 3 है, तो समझाती ये भी नहीं हो जाएगा, और बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा 9 10 और 11 के सॉल्यूशंस। क्या आपको समझ में आए? हाँ बेटा, आपने कमेंट किया, धन्यवाद। सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, आपको आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे हैं पूरा अनसॉल्व्ड, यानी पूरे साइंस से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं और आप धड़ाधड़ करते चले जा रहे हैं। मतलब आपने बढ़िया तरीके से चीजों को पढ़ा है, सीखा है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 12 और 13 की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कल ही मैं ऑफलाइन में धातु और अधातु पढ़ा रहा था, और मैंने कहा जो धातु भी ना हो और जो अधातु भी ना हो, दोनों क्या होती, अगर धातु का भी गुण ना रखे, अधातु का भी गुण ना रखे, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं उपधातु। और उपधातु में मैंने एंटीमनी एग्जांपल बताया था। तो एंटीमनी क्या है? एंटीमनी उपधातु है, क्योंकि ना ये धातु का गुण रखती है और ना ही ये उपधातु का गुण रखती है। बताओ सही है कि नहीं? ठीक है, चलो ठीक है। हाँ सर मैंने पहले बता दिया था, अच्छी बात है, आपने पहले बता दिया था, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। भैया यहाँ पे 2 रासायनिक समीकरण है, आ जाओ इसका कॉन्सेप्ट सीखो, आ जाओ इसका कॉन्सेप्ट सीखो। बेटा ये एसिड है, ये क्या है? एसिड है। ये क्या है? बेस है। सर कैसे पता चला? क्योंकि यहां पर OH लगा हुआ है और यहां पर H लगा हुआ है, एसिडिक एसिड है। तो इससे H को हटा दो, इससे OH को हटा दो, क्योंकि वाटर निकल गया, तो बचा क्या होगा? तो बचा क्या होगा? यहां पर बचा होगा CH3COO यहां से, और यहां पर बच गया होगा C2H6। बता दो कहां पे मैच हो रहा है?
बताओ कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? हाँ सर ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है, बिल्कुल सही है आप, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। दूसरा कैसा तरीका है करने का? एक तरीका ये भी है करने का कि अगर आपको ये ना पता हो तो आप गिनिए, जरा ध्यान से देखिए इधर कितने कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, यानी टोटल चार कार्बन है। अब देखो यहां पर तो एक ही कार्बन है, गलत हो गया। यहां पर दो कार्बन है, गलत हो गया। यहां पर तीन कार्बन है, गलत हो गया। केवल इसी में चार कार्बन थे, तो चार कार्बन वाला ही तो सही होगा, क्योंकि अभिकारक और उत्पाद हमेशा बराबर होते हैं, याद होगा आपको, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो इस तरह से 13 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने आपको बताया। अब हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी की, यानी उपभाग सेकंड की। और उपभाग सेकंड आपको पता होगा कि बायोलॉजी के क्वेश्चन उपभाग सेकंड में है। चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बायोलॉजी कैसे क्वेश्चन पूछता है भैया, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन पूछता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अभी देखना, पहला क्वेश्चन पूछा गया कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा का मुद्रा है, तो तुरंत बच्चे क्लिक करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। अरे बेटा मैंने आपको कहा कि ये मुद्रा की बात कर रहा है, यानी ये कह रहा है कि एटीपी किस फॉर्म में तैयार होती है। करेंसी क्या है? तो करेंसी बेटा एटीपी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एटीपी, क्योंकि इसने मुद्रा की बात की है। ध्यान दो, मुद्रा की बात की है इसने, किसकी? मुद्रा की बात की है इसने। और अगर मैं बात करता हूं पित्त रस का स्राव होता है, तो बच्चे कहते हैं पित्ताशय द्वारा होता है, फिर से आप गलत हैं। मैं कहता हूं ना कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस बनते हैं बायोलॉजी में। बेटा पित्ताशय में पित्त रस इकट्ठा होता है, भंडारित होता है, निर्माण यकृत द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि पित्ताशय का स्राव पूछा है कि निर्माण कहां से होता है, स्राव कहां से होता है। बेटा यकृत से होता है। कहां से होता है? यकृत से होता है। अगला क्वेश्चन, पराग कोश में होते हैं बेटा बाह्य दल स्त्री का भाग है, अंडाशय स्त्री का भाग है, बीजांड स्त्री का भाग है, और पराग कोश बेटा किसका भाग होता है? नर का। और पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। बहुत चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया था। ये डायग्राम इसका मैंने ऐसे बनवाया था, मैंने डायग्राम बनवाया था ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे बनाया था। ये स्त्री वाला डायग्राम था, और ये वाला डायग्राम क्या था? ये वाला डायग्राम नर वाला था, ये नर का डायग्राम था। इसको मैंने कहा था कि ये क्या है? ये पराग कोश है, पराग कोश है। और पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था कि नहीं? बताओ कॉन्सेप्ट रिवीजन हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट का रिवाइज करेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों पर कलिकाएं आती हैं, बताओ कौन सी पत्ती जिनमें कलिकाएं आती है? कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कुछ ऐसा डायग्राम बनाऊं, देखो अगर मैं कुछ ऐसा डायग्राम बना दूं, ऐसे करके ऐसे बना दूं, ये पत्ती मैंने बना दी, और इस पत्ती में ऐसे कलिकाएं बना दूं, ऐसे करके ऐसे मैंने कलिकाएं बना दी, ऐसे बड़ा बढ़िया कलिकाएं बना दो ऐसे। तो कौन सी ऐसी पत्ती है जिसमें पत्तियां खिलती हैं, पत्तियों में पत्तियां खिलने लगे, कलिकाएं आ जाएं? बेटा मैंने आपको ब्रायोफिल्म्स बताया था। क्या बताया था? ब्रायोफिल्म्स बताया था। ब्रायोफिल्म्स में ऐसा होता है कि पत्तियों में पत्तियां खिलने लगती हैं। क्या समझ में आ गया है क्या? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ, बात करते हैं लास्ट स्लाइड की, जिसमें हम बात करेंगे 18, 19 और 20 की। हाँ थोड़ा सा हम स्पीड से चलेंगे बेटा, क्योंकि स्पीड से हमें चलना है, हमें रिवीजन करना है। 56 सेट है बेटा, हमें सॉल्व करना है, तो जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे ताकि आपका टाइम लॉस ना हो और अपनी पढ़ाई आप कर पाए इस क्लास के बाद। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। चलो आ जाओ, बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। अरे वाह, पहले से ही क्वेश्चन आ चुके हैं, इसके आंसर आ चुके हैं। तीनों के आंसर बच्चों ने कमेंट कर दिए हैं, हम सॉल्व लेकर बैठे हुए धड़ी धड़ आंसर कमेंट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, और जो नहीं कमेंट कर रहे हैं वो सीखें। देखो एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी यानी आप मादा वाला हो या तो नर वाला हो, और नर और मादा दोनों साथ में पाए जाएं तो बहुलिंग मतलब द्विलिंगी होता है। और द्विलिंगी का उदाहरण गुलाब है, आम है, सरसों है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? दो लिंगी का उदाहरण हो जाएंगे। तो एक लिंगी का कौन हो जाएगा? पपीता एक लिंगी का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये पपीता इसका ऑप्शन सही है। स्वस्थ मनुष्य का बीपी यानी रक्त दाब कितना होता है? 120/80। बच्चों को याद होगा, रटा होगा बच्चों ने, याद होगा ये चीज। 120/80 आपको समझाया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला बनानी है आपको, यानी कौन किसको खाता होगा। चलो और दिखते हैं। घास को खाया गेहूं ने, गेहूं को खाया आम ने, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। पहला नंबर गलत हो जाएगा, पहला नंबर गलत हो जाएगा। चलो आ जाओ, घास को खाया बकरी ने, बकरी को खाया मानव ने, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहां पर बकरी को खाया गाय ने, गाय को खाया हाथी ने, बिल्कुल गलत है, हाथी गाय को नहीं खाता, पहली बात तो। चलो घास को खाया मछली ने, मछली को खाया बकरी ने, बकरी मछली को नहीं खाती, गलत ऑप्शन है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आज मैंने आपको सोल्यूशन दिया है 2024 सेट नंबर पहला, पेपर कोड है 824 आईजे। तो इसका सोल्यूशन सभी बच्चों को मिल गया होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारे सेट नंबर पहले में ये पेपर कोड नहीं मैच हो रहा है बेटा। तो टोटल 7 सेट बनते हैं, आप सातों सेट में 2024 के सातों सेट में खोजिए कि कहां पर आईजे है। तो जहां पर हो सेट इधर उधर हो जाते हैं अनसॉल्व में, कोई दिक्कत नहीं। पेपर कोड 824 आईजे है,
तो जहां पे वो लिखा हो वही वाला आज हमने सॉल्यूशन आपको दिया है। आई होप सभी बच्चों ने समझा है। जिसको जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट करे। अब मैं जा रहा हूं, सबका रिप्लाई करूंगा, जाऊंगा एक एक बच्चे का रिप्लाई करूंगा, जिनको जहां पे प्रॉब्लम होगी मैं उनको समझाऊंगा। सभी बच्चे कमेंट कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं कल एक नई अनसॉल्व्ड के सोल्यूशन के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।